देश भर में संविधान पर छिड़ी बहस के बीच 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस संविधान बचाओ रैली करने जा रही है। इस रैली की अगुवाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। खड़गे का ये दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि कांग्रेस को इस रैली के जरिए फिर से चार्ज करने की तैयारी है। कांग्रेस के नेता रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। रायपुर की इस रैली के जरिए कांग्रेस बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। भीड़ लाने और बाकी जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। कि रायपुर में एक बड़ी जनसभा होगी और उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से इस 1.5 साल की सरकार में प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। इस सरकार में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। इसीलिए कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह और जनता में आक्रोश है। ऐतिहासिक जनसभा होगा, इसकी तैयारियां पार्टी जोर शोर से कर रही है। इधर कांग्रेस के इस एक्सरसाइज को लेकर भाजपा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी नेता खड़गे के दौरे से छत्तीसगढ़ में असर नहीं पड़ने की बात कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तो खड़गे को सनातन विरोधी तक करार दे दिया है। खड़गे जी जिस तरीके से सनातन परंपराओं का अपमान करते हैं, मुझे इसीलिए मैं उनकी आलोचना भी करता हूं और उनके आने से कोई छत्तीसगढ़ का लाभ नहीं होने वाला है। सनातनी परंपराओं का जो इस तरीके से वो अपमान करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि छत्तीसगढ़ उनका कहीं स्वागत नहीं करेगा। सर, ये अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है आजकल कांग्रेस की ज़्यादा चिंता कर रही है। अब तो 7 तारीख को ही तय होगा कि लोग 2000 जुटेंगे या फिर 25,000 या 50,000 जुटेंगे। हाँ, गिनती करने के लिए ड्यूटी लगा दे उस मैदान में। फिलहाल संविधान को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में संविधान बचाओ सभा कितना राजनीतिक असर छोड़ेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बार फिर खड़गे की सभा और भाजपा का मंथन शिविर एक साथ होने से सियासी पारा गर्म है और 7 जुलाई की तारीख राजनीतिक हलचलों से भरी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में संविधान वर्सेस सनातन की लड़ाई। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में इस समय एक बहस छिड़ गई है कि संविधान को बचा कौन रहा है और संविधान को बदलने का काम किसने किया है। और यही लड़ाई अब छत्तीसगढ़ में जब पहुंची है तो ये सनातन के खतरे पर आकर रुक गई है, क्योंकि बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि सनातन विरोधी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। और जब उनका दौरा 7 तारीख को छत्तीसगढ़ होने वाला है तो उसके पहले सियासी पारा गर्म है। क्या कुछ हो रहा है पक्ष में, क्या कहना है विपक्ष का, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक साथ में हैं और जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि होने क्या जा रहा है और बयान क्या चल रहे हैं, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पहले मनीष दयाल जी से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो खड़गे जी का ये अचानक दौरा बनना, क्या मायने हैं इसके, क्या करेगी कांग्रेस, क्या खड़गे जी के आने से क्या होने जा रहा है कांग्रेस में, इस पर पहले ओपनिंग कमेंट्स दे, फिर उसके बाद प्रतिक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, खड़गे जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी जो है उसके अध्यक्ष है। उनका एक दौरा जो है स्वाभाविक है कि अलग अलग प्रदेशों में उनका दौरा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में उनका दौरा है। 7 जुलाई को जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि संविधान बचाओ को लेकर बहुत बड़ी रैली होगी, एक बड़ी सभा होगी, उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने आ रहे हैं। कैसी तैयारी रहेगी, क्या क्या रहेगा, उस बारे में वो जानकारी लेने आ रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक पार्टी का एक प्रोग्राम होता है, कई बार नड्डा जी आते हैं, कई बार सुधांशु सिंह आते हैं भाजपा में,
कांग्रेस पार्टी कभी कोई प्रतिक्रिया देती नहीं है, ऐसी कोई बात होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसा पेट में क्या दर्द हो रहा है कि खड़गे जी आ रहे हैं और इनके जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, जिनसे कवर्धा नहीं संभल रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, वो सनातन की बात करने लग गए। सनातन क्या होता है, शायद विजय शर्मा जी भूल गए। सनातन का मतलब होता है प्राचीन, सबसे पूर्व प्राचीन। यदि आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो भारत देश, ये जो भारत देश है, सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी यहाँ पे? सबसे प्राचीन संस्कृति द्रविड़ है। द्रविड़ संस्कृति जो है, अभी आप देखेंगे पूरे देश में मैक्सिमम जो द्रविड़ है वो दलित में आ रहे हैं, आदिवासियों में आ रहे हैं। तो आदिवासियों का मजाक उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। और आप सनातन विरोधी बात कर रहे हैं। सनातन तो आदिवासी है जो इस देश के सबसे पूर्व में रहने वाले हैं। इसमें कहां से सनातन का विरोध हो गया? वो खुद दलित व्यक्ति है खड़गे जी, वो क्या आदिवासियों का, दलितों का अपमान कर रहे हैं क्या? कुछ भी बातें करना, इस टाइप की बातें, माहौल खराब करने की बात करते हैं विजय शर्मा जी। आए वो अपना रैली करेंगे, आप देखिए आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, आपका मंत्रिमंडल फेरबदल कब हो रहा है, आपकी कुर्सी कब तक बची, उस पर चिंतन करिए आप। ठीक है। और कांग्रेस ने ऐसे ही कुछ कमेंट के जरिए जवाब दिया है बीजेपी को। बीजेपी की ओर भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन पारा हाई रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो खड़गे जी आ ही रहे हैं, बीजेपी का भी मंथन शिविर उसी दिन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में रुख कर लेते हैं बीजेपी की ओर, और के एस चौहान जी मुस्कुराते हुए कमेंट सुन रहे थे तो उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। खड़गे जी आ रहे हैं, चौहान जी, बीजेपी को क्या कुछ ज़्यादा इसमें लेना देना तो है नहीं जी? क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे सियासी, इसके क्या अर्थ निकाले जाएं जो विजय शर्मा जी कह रहे हैं? जी, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन मुझे हंसी आती है कांग्रेसी नेताओं पे और कांग्रेसी प्रवक्ताओं पर कि उन्होंने सनातन, जब यही तो बात है कि आप पहले सनातन को जानते ही नहीं है और सनातन पे इतना लंबा चौड़ा आपने वक्तव्य दे दिया। सनातन होता क्या है आपको पहले पता रहना चाहिए। सनातन प्राचीन नहीं होता, सना और तना से सनातन बनता है। जो सना है वही तना है, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, ये होता है सनातन। आप पहले अपने जो नॉलेज है उसको दुरुस्त करके आए, उसके बाद सनातन पे बोलना चालू करें, क्योंकि आप लोग ना सनातन को मान सकते हैं और ना सनातन को पता ही है आपको कि क्या सनातन होता क्या है। सनातन मतलब प्राचीन नहीं होता, सनातन मतलब सिर्फ एक वर्ग विशेष को आप जोड़ के नहीं देख सकते। आप अपने मन से कोई भी चीज का शब्दार्थ कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए, ठीक है, सुनने का साहस रखिए और बोलने से पहले अपना नॉलेज दुरुस्त करके बोलिए। आप एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हैं, लोग हंसे मत आपके ऊपर या आपके पार्टी के ऊपर, तो हंसी रहे हैं, उसकी अलग परिभाषा हो सकती है। दूसरी बात जी, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। दूसरी बात, इनका एजेंडा ही क्लियर नहीं है तिवारी जी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, कांग्रेसी नेता है, उनका स्वागत है, लेकिन इनका एजेंडा सेट नहीं है। अब एजेंडा ये लोग बोल रहे हैं संविधान, जवान और किसान। किसान, मेरे को एक बात बताइए कि किसान अगर आपसे संतुष्ट होता तो किसानों का बहुत बड़ा भागीदारी थी कि अभी जो बहुत अल्प मत में आपको आशीर्वाद दिया गया और इतना कम वोट ऑफ परसेंटेज आपका कभी नहीं आया, तो ये किसानों की ही देन थी। इसमें बहुत ज्यादा भागीदारी किसानों की भी थी। किसान आपसे संतुष्ट नहीं है और 1.5 लाख मीट्रिक टन हमने जो अभी धान खरीदी की है वो छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी भी नहीं हुई। आप लोगों ने जो लास्ट खरीदी की थी वो भी एक लाख मीट्रिक टन के आसपास नहीं गई थी। तो ये आपको देखना चाहिए और उसके बाद आपको बताना चाहिए। दूसरी बात, आपने बोला जवान पे तो आप खुद ही उंगलियां उठाते हैं। जब नक्सलवाद के उसमें खात्मे की ओर जवान हमारे अग्रसर होते हैं, जब अपनी जान हथेली पे रख के अपनी कार्रवाई करते हैं, तो उसमें उन पे आप उंगलियां खुद ही उठाते हैं। संविधान की बात रही, संविधान को तार अगर किसी ने किया है, आज तक संविधान को इतनी बार कुचला गया है, इतनी बार आपने राज्य के सरकारों को पलटा है जो आपके हिसाब से नहीं चलती थी, तो ये संविधान को तार करने वाला काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए भारत की जनता, तिवारी जी,
जी, जब से 50% भारत की जनता साक्षर हुई, उसके बाद कांग्रेस कभी नहीं आई केंद्र में, कभी नहीं आई। आज 40 साल हो गए कांग्रेस, आज 40 साल हो गए कांग्रेस पूर्ण बहुमत में। ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम से तो चुनाव ये होते हैं। वर्ल्ड की सबसे साक्षर सुन लीजिए वर्ल्ड की सबसे साक्षर कंट्री कौन सी? अमेरिका है। अमेरिका कहती है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड की जो टॉप कंट्री है, जो सबसे ज्यादा लिटरेट कंट्री है, वो ईवीएम को वैलिड नहीं करी। आप ईवीएम के विरोध क्यों चुनाव लड़ते हैं? 2009 के बाद कभी भी कांग्रेस की रिपीट सरकार नहीं हुई किसी भी राज्य में। 2014 में जहां पर इनके 9 राज्यों में सरकार थी, आज 2 या 3 राज्यों में रह गई है। क्यों? आज जिस प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री बनते थे, उसमें 2% भी महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, पूरी जनता ने देखा ना कैसे कैसे आप लोगों ने, कैसे महापौर चंडीगढ़ के महापौर चुनाव के लिए आप लोगों ने कैसे वोट पलटाया। भाई संविधान का उल्लंघन तो आप करते हैं। अमित शाह जी बैठे संविधान के रक्षक। अरे तो सनातन तो आपको खुद नहीं पता। आप सना और तना 2 चीज जोड़े। सनातन प्राचीन संस्कृति कहते हैं। आप देख लीजिए, सनातन का मतलब प्राचीन होता है, सबसे प्राचीन, सबसे शाश्वत, सबसे पुराना। अरे आपको खुद नहीं मालूम। चलिए आएंगे सनातन का मतलब क्या होता है? सबसे पुराना, शाश्वत, सबसे प्राचीन, सनातन बोलते हैं। ठीक है, चलिए सनातन कोई आ गई बात, आ गई, खड़गे जी आ रहे हैं, उस पर टिप्पणी भी आ गई। पहली बार सुना सना तना। ठीक है, चलिए आपने, चलिए अलग अलग परिभाषाएं हैं। आप अपनी खुद की आपकी डायरेक्टरी निकाल लीजिए, आप देख लीजिए क्या होता है। सनातन का मतलब बोलो, पढ़ लीजिए। प्राचीन, शाश्वत, सबसे पुराना, देख लीजिए आप। सबसे पुराना को कहते हैं, शाश्वत होता है, सत्य होता है, सबसे साफ होता है सनातन। आपको सनातन का मतलब नहीं मारो। सना और तना, पेड़ का तना, पेड़ का तना को बता रहे हो सनातन। अरे आपको नहीं मालूम चौहान जी, आपके पास मोबाइल कर लीजिए। ठीक है, अरे गूगल कर लीजिए, नागपुर से मंगवा लीजिए आप। नागपुर से मतलब शब्दावली मंगवा लीजिए। अरे नागपुर से शब्दावली मंगवा लीजिए आप, नागपुर से मंगवा लीजिए आप ट्रांसलेशन। 1% भी नहीं पता। अरे आपको खुद कितना पता है? सनातन को प्राचीन बोलते हो आप। अरे सबसे पुराना, प्राचीन, ठीक है, शाश्वत, सत्य क्या होता है सनातन? देखो आप क्या होता है। ठीक है, चलिए दोनों प्रवक्ताओं के ओपनिंग कमेंट आ गए हैं। अब एक टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष जी, आ गई थी बात, आ गई है। अब चलते हैं नागेंद्र वर्मा जी की ओर, और इस परिभाषा में धार्मिक उलझनों में नहीं उलझते हुए सियासत पे आते हैं। और इस पूरे बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं नागेंद्र जी? एक तरफ तैयारी कांग्रेस की भी चल रही है, बीजेपी की भी चल रही है, और एक दूसरे को एक संविधान विरोधी बता रही है कांग्रेस बीजेपी को, और दूसरी तरफ बीजेपी बता रही है सनातन विरोधी कांग्रेस को। जी देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लगातार कांग्रेस ने 3 चुनाव में शिकस्त ली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मंशा है वो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की है। किस तरीके से पार्टी को फिर से एक ऊर्जा दी जाए, किस तरीके से कार्यक्रमों के जरिए जोड़ के एकजुटता दिखाई जाए और कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाए। साथ ही उनका एक प्रयास ये है कि जनता के बीच पहुंचा जाए और साथ ही उन मुद्दों को तलाशा जाए जो वास्तव में कांग्रेस को सत्ता के करीब ला सकते हैं। ऐसे मुद्दे जो सत्ता को घेरने में सहायक हों, और इसी प्रयास में ये सारे आयोजन जो हैं वो हो रहे हैं। तो इस दौर में स्वाभाविक रूप से ये प्रतिक्रिया बीजेपी से आ रही है कि वो कैसे इस आयोजन को एक तरीके से टारगेट कर रही है, सीधे शब्दों में अगर कहें तो, कि वो एक बड़ा आयोजन जो है उसका किस तरीके से जनता का ध्यान उसमें आकर्षित होगा और किस तरीके से बात होगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि विजय शर्मा जी ने कुछ ऐसे बयान उनके पास होंगे जिसमें खड़गे जी ने सनातन के बारे में कुछ कहा होगा। हालांकि इसका जिक्र करने का इसमें कोई औचित्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसे मुद्दे जो जनता की समस्याओं से जुड़े हुए हैं उस पर फोकस करने की बात है, और लगातार कांग्रेस इसमें प्रयास कर रही है। लेकिन परिस्थितियां जो बन रही है आप खुद देख पा रहे हैं कि एक लंबे समय से कांग्रेस को एक दशा दिशा नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं आपसी जो एक मतभेद कह सकते हैं या बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाती है जो कांग्रेस को
पीछे करती है। अगर वो 5 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन मुद्दों के चलते, उन कारणों के चलते वो और पीछे चले जाते हैं। तो आत्ममंथन की ज़रूरत है इसमें, और एक वो प्रयास करना चाहिए ईमानदारी से कि कार्यकर्ता जो हैं वो एक स्फूर्ति दिखाएं, पार्टी के मुद्दों को फोकस करते हुए चलें, और आम जनता का जो वाकई में जो समस्याएं हैं जिसमें सरकार को घेरा जा सकता है, क्योंकि हम ये समझ पा रहे हैं कि लगातार आप देखिएगा तो अभी चाहे देश के मामले हो चाहे प्रदेश के मामले हो, एक फोकस जो है विकास पे ही लगा हुआ है, और लगातार वो जमीनी स्तर पे दिख भी रहा है। लोग उसके साथ मुझे लगता है कि सहमत भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि उसमें जो लूप होल्स निकाले जाने चाहिए, जो आलोचनाएं होनी चाहिए, उसको ईमानदारी से करने का प्रयास। लेकिन ये कांग्रेस संविधान पर ज़्यादा फोकस दे रही है। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई कि संविधान को असली बदला किसने। कांग्रेस कह रही है संविधान बचाओ रैली है ये। क्या इस सबसे क्लिक होगा छत्तीसगढ़? क्या इससे छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े हुए महसूस करते हैं क्या? मुझे लगता है कि ये एक तरीके से ईमानदार प्रयास नहीं है। कांग्रेस पहले भी बहुत सारे, पिछले आप उनके रिकॉर्ड देखिएगा, चुनाव जब से आज़ादी के बाद से, तो जनता से जब जुड़ती थी तो कोई ना कोई एक मुद्दा ढूंढती थी, मुद्दा जो जो एकदम लोगों को अट्रैक्ट करता था, क्लिक करता था। हर घर में तिरंगा या हर हाथों में तिरंगा। लेकिन संविधान वाली बात यह है कि लगातार आम जनता संविधान से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होती थी या उसको ज़्यादा रुचि नहीं होती थी। पाठ्यक्रम में भी शामिल होता था तो लोग उसमें, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी संविधान को लेके उतना सचेत है। लेकिन ये अगर उसको समझना होता है तो किसी वकील से या विशेषज्ञ से उसको जानकारी लेनी पड़ती है। ये दूसरे देशों के जैसा सरल सहज ऐसा संविधान नहीं है और बहुत क्लिष्ट है। और इसके चलते भी मुझे लगता है कि कई बार इसमें जो लगातार संशोधन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको लेकर बीजेपी लगातार बोलती है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में संविधान के साथ बहुत सारा ऐसा कुछ किया कि वो अपने हितों के लिए या निहित स्वार्थों के लिए सब करते रहे, सत्ता में बने रहने के लिए या वर्गों को संतुष्ट करने के लिए इस पर लगातार जुटे रहे। आज उसी पे चर्चा हो रही है। पर अच्छी चीज़ ये है कि संविधान पे जब चर्चा हो रही है और आज नई जनरेशन जो है पढ़ लिख रही है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, लोग समझना चाहते हैं, तो अब लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से रुचि है। लेकिन कांग्रेस अपने इस संविधान बचाव में कितना सफल होती है और आम जनता को कैसे सहमत करती है अपने पक्ष में, ये देखने वाली बात है। ठीक है मनीष जी, संविधान बचाव की बात बार बार कही गई, लोकसभा चुनाव में भी कही गई, इससे फायदा भी हुआ, पर अब इतने दिन बाद फिर भी संविधान पे ही आप लोग अड़े हुए हैं और आपातकाल के एक तरीके से 50वीं बरसी मनाते हुए बीजेपी ने आप लोगों के पाले में गेंद डाल दी है। ऐसे में ये संविधान बचाने का मुद्दा क्लिक कर रहा है, लोगों को कैसे समझाएंगे आपकी संविधान खतरे में? देखिए मोहन भाई, संविधान क्या है, संविधान के बारे में ज़्यादा जानकारी शायद चौहान जी तो पढ़ के बैठे होंगे, जैसे अभी उन्होंने बताया। संविधान, इससे पहले कभी संविधान को तोड़ा मड़ोड़ा क्यों नहीं जाता? इससे पहले भी माननीय अटल जी की सरकार थी, उस समय कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तभी संविधान ठीक था। अचानक से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही संविधान क्यों खराब लगने लगा? संविधान में बहुत सारी धाराएं, बहुत सारी बातें क्यों उनको पसंद नहीं आने लगी? ये आरएसएस का एक ढका छुपा मोटो था, एक काफी सालों चला रहा है। आपको बता दूं, जब देश आजाद हो रहा था, जब संविधान बना था, तो इन्हीं के ही गोवाली करके थे इनके गोवलकर जी ने संविधान को फाड़ा था, तिरंगे का अपमान किया था और ये कहा था कि हम इस संविधान को नहीं मानते। वो मोटो आरएसएस से वापिस है, चूंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला है। जनता इसलिए बहुमत नहीं दे रही कि आप अपने जो पुराने आपकी मात्र पार्टी है वो जो चाहती वो करे, वो इसलिए दे रही है कि बार बार कि चलिए आप देश का विकास करिए। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी कुछ कमजोर है, कुछ इस बार कुछ कम मतों से हारी है। आपको देश की विकास की ओर, रोजगार की ओर, प्रगति की ओर जाना चाहिए, ना कि आपकी जो पुराने ढांचे के जो आपने बताया क्या गौलीकर जी का जो उनका जो सोच थी संविधान को, वो उसके ऊपर आप आ गए। अब कुछ समय बाद तो भारतीय जनता पार्टी सभाओं के जरिए क्या समझा पाएंगे क्या लोगों को आप? बिल्कुल, अब तिरंगा जो हमारा देश का तिरंगा है वो खतरे में है, क्योंकि इनका अगला मकसद वही है कि तिरंगा हटाओ। क्यों हटाएं? संविधान हटाओ, ये हटाएंगे, इनका टारगेट है। ये धीरे धीरे अपने टारगेट को फुलफिल कर रहे हैं। अब संविधान में जहां दलितों की रक्षा करना है, जहां आदिवासियों को सम्मान देने की बात है, उसको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। जनगणना की बात होती है, संविधान खतरे में है, ये आप लोगों को भारी पड़ चुका है लोकसभा चुनाव में कई प्रदेशों में। अब एक बार फिर से एक
नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, इसको कैसे देखते हैं, क्या जवाब रहेगा आप लोगों के पास? ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी बहुत ही सीनियर और बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ये वाला जो मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो उसका ईमानदारी से ये वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए था, या ईमानदारी से प्रयास जो है मुद्दा उठाने का उसमें नहीं किया गया, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं करता। ये कनेक्टेड किस लिए नहीं करता तिवारी जी? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अभी इन्होंने बोला कि संविधान बदलना की बात बोली है, तो क्या मेरे को आपके प्रतिष्ठित चैनल में क्या हमारे साथी प्रवक्ता ये बता सकते हैं कि आपने कांग्रेस जब पार्टी थी तो संविधान को कितनी बार बदला गया? तो मैं बता देता हूं। और दूसरा, राष्ट्रपति शासन आपके कार्यकाल में कितने राज्यों में लगाया गया? तो मैं बता देता हूं। मेरे को ये दोनों चीजों का आंसर मालूम है। क्या मेरे को ये इस चीज का आंसर देंगे? हमारे संविधान को सबसे ज्यादा बदला है देश हित के लिए किया गया है, किसी जाति विशेष को लेकर नहीं किया गया कि वक्फ बोर्ड को खत्म करो, हिंदू मुसलमानों का जरूरत के मुताबिक किया गया। अभी आप देखिए कांग्रेस के समय जब भी संविधान बदला है कुछ चेंजेस हुए हैं तो उससे लोगों को फायदा और नुकसान नहीं हुआ, किसी जाति को कि धर्म को नुकसान नहीं हुआ। आप धर्म को जाति को पदायित करेंगे संविधान बदल रहे हैं भाई। इससे पहले आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, वर्ल्ड के अच्छे प्रधानमंत्री मानते हैं ना। उन्होंने कितने बार संविधान बदला? आप बताइए मुझे, उनको क्यों जरूरत महसूस थी संविधान बदलने की? ठीक है, चलिए चौहान जी। आदरणीय मनीष जी, आपको कितना ज्ञान है वो हमने भी देखा। और आपको खुद ज्ञान नहीं है कि कितने का राष्ट्रपति शासन लगाया आपने? जम्मू कश्मीर में कितने ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा? गोवा में 3 सीट लाके सरकार बनाई, मणिपुर में 2 सीट लाके आपने खरीद फरोख्त किया। खरीद फरोख्त कर कितने लगा आपने? कितने राज्यों में बताइए आपने ईमानदारी सरकार बनाई है? आप मुझे बताइए ना। हर जगह तो आपने खरीदा है, हर जगह खरीद फरोख्त की बात की आपने। आप मुझे बताइए ना, गोवा में मणिपुर में आज से 10 साल पहले आपकी क्या पोजीशन थी? कितनी सीटें थी? 2-2 सीटों से आप बाकी पार्टी खरीद के आप सरकार बना रहे, क्या संविधान को उल्लंघन नहीं है? जब जनता आपको सही दे रही है उसके बाद भी सरकार बना रहे नहीं, संविधान को बदल देना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलिए। देखिए मनीष जी, हमारे को ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कानून के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप ये बोलेंगे कि सरकारें बदली हैं नहीं बदली हैं, वो संविधान के हिसाब से ही हुआ है। मैं आपने कहा ना कभी हमने कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, कभी सरकारों को फेरबदल नहीं किया। अभी तो आपने कहा ना, सुनिए तो मैंने। जी बोलिए चौहान जी, बोलिए। देखिए आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आपसे निवेदन है। सवाल पूछा तो उसका जवाब दिया मैंने। चलिए आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सुन लीजिए, आपने 13 बार या राष्ट्रपति शासन लगाया आपने अपने कार्यकाल में। मोदी जी ने एक भी राज्य में कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, ठीक है। दूसरी बात ये मैं बता रहा हूं कि आपने 47 बार कम से कम ये अपना संविधान बदला, लेकिन मोदी जी ने उन्हीं मुद्दों में बदलने की कोशिश की है जो मुद्दे सबसे कनेक्टेड थे और जहां पर विकास रुका हुआ था। तीसरी बात, आपने बोला कि हमने दो सीटों से सरकारें बना ली, तो क्या वो गैर कानूनी था? क्या वो असंवैधानिक था? जी नहीं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। एक आपके प्रतिष्ठित चैनल में, और आपको चैलेंज देता हूं, आपके नेताओं को चैलेंज देता हूं कि मेरे को सिर्फ पूरे भारत में एक ऐसा प्रकरण बता दे कि जहां पर संविधान को तोड़ा गया हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जहां पर कानून का उल्लंघन किया हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक केस, ठीक है, एक भी बताता हूँ, एक नहीं, ठीक है, कई सारे जल्दी सुन लीजिए, कितने सारे बताऊँ आपको। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर असंवैधानिक कार्य कोई भी पार्टी करती है, तो उसके लिए हमारे ही संविधान में ये व्यवस्था है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं। लोगों ने कोर्ट से फैसला है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आज मैं बताता हूँ कितने, चलिए सुन तो लीजिए। आज इसीलिए आप लोग की ये हालत है।
मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनने तैयार नहीं है, खाली हवा मनीष जी चलिए बोलिए, मनीष जी को सुन लेते हैं, ठीक है। भाई क्या सबसे जवाब है? लेटेस्ट उदाहरण आपका चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था महापौर का, संविधान का क्या हुआ था, कैसे आप लोगों ने वोट को बदला था, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, आपको क्या फैसला दिया कि ये चुनाव खारिज किया जाए। महापौर जैसे पद के लिए आप लोग गड़बड़ काम करते हैं। कोर्ट क्यों नहीं गए आप लोग? कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट जाना चाहिए था आप लोग को, कोर्ट में क्यों नहीं गए आप? इतने निकम्मे हो, फटकार लगाया आपको, इतने निकम्मे हो कि कोर्ट नहीं गए? फटकार लगाया आपको, क्यों नहीं गए फटकार कोर्ट? लगाया कि क्यों नहीं आपने गए कोर्ट? कैमरे के सामने आप कोर्ट क्यों नहीं गए? फोटो गड़बड़ी किया। राजनीतिक ठीक मुद्दा है, बना बहुत के सारी रखा है, चीजें हैं, आपको बताऊंगा मैं। संवैधानिक मुद्दा एक आपकी भी नहीं है सरकार आपके ने पास। कहा कहा संविधान की हत्या की है, हर जगह संविधान की संविधान हत्या की क्या की है, हत्या की है? कौन से प्रकरण में की है? और आपने चेंजेस किया, बताइए कोर्ट क्या ने फायदा कौन सी हुआ ऐसी टिप्पणी दी देश है? हित के लिए? कौन सा संविधान बताओ ना ने मेरे change को। किया? चलिए आप अरे चैलेंज मेरे को कर बताओ, रहे हैं दुनिया भर को। संविधान की हत्या मैं क्या आपसे होती की है? पूछ रहा हूँ, आपसे आपको की चलिए पूछ रहा हूँ, क्या होता समय है? नहीं है जी। ये क्या देश कोर्ट हित नहीं के है? लिए आपने कौन सा संविधान संविधान क्यों चेंज उल्लंघन किया? किया? संविधान क्यों उल्लंघन किया? धारा 370 के अलावा आपको- बताइए। आपको- अरे बीजेपी को तो मौका नहीं मिल पा रहा है भाई। संविधान चेंज किया, जितने प्रकरण संविधान बताओ, चेंज बताओ किए मेरे को। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए संविधान अरे चेंज एक किया प्रकरण आपने। बताओ मेरे को आप बताइए एक ना। प्रकरण। नहीं, अभी आप संविधान बताइए बदला नहीं है कि आपने जितने संविधानों में ये- चेंज किया है, अरे बस उसमें करो। कौन सा देश हित के जाके लिए हुआ ज्ञान बताइए। लेके आओ पहले। आप बोले ना कि हमने देश हित के लिए किया, आप चलिए एक बताइए अरे धारा पहले 370 ज्ञान के लेके अलावा आओ। जिससे फायदा हुआ ज्ञान देश को, लेके आओ बताइए ना। पहले। आप बताइए, चलिए आज आप खाली आज चैलेंज करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, आप इससे कांग्रेस, सवाल पूछ रहा हूं, आप ये जानकर अरे अभी बदला नहीं है भाई, संविधान कोई बदला नहीं गया अभी। अरे आप बहुत बड़े ज्ञानी, आप एक चीज बताइए, धारा 370 के अलावा आपने जितने संविधान चेंज किए हैं, नहीं, कोई उससे ऐसा इस बड़ा देश बदलाव का- नहीं हुआ है। इस देश की जनता का क्या भला हुआ बताइए। चलिए ठीक है, इतने चलिए ये चेंजेस तो क्या लंबी बताइए। अलग बहस हो आप जाएगी, और समाज व्यक्ति ने बताइए ये ना। अलग बहस हो जाएगी, और इस पर आज हम चर्चा के लिए किसी और दिन का समय निर्धारित करेंगे। लेकिन ये जो दौरा है खड़गे जी का, वो काफ़ी गहमा गहमी भरा रहने वाला है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे कई बार हमें सुनने को मिलेंगे। समय की कमी है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष दयाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी थे, उनका धन्यवाद। और के.एस. चौहान जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।